आज की इस कैलेंडर की वीडियो में हम कुछ इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि मान लो अगर 1 जनवरी 1997 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन होगा। या फिर कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन हो कि यदि आज रविवार है तो आज से 40 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। या क्वेश्चन ऐसा हो कि मान लो कि मेरा जन्म मंगलवार को हुआ है, मेरी बहन मुझसे 72 दिन बड़ी है, तो उसका जन्म कौन से दिन हुआ था। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि यदि आज मंगलवार है तो 74 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इसके अलावा हम विषम दिन को निकालना भी सीखेंगे। मान लो अगस्त माह में कितने विषम दिन होते हैं ये पता करना हो तो वो भी हम करेंगे। इसके अलावा 1900 और 2000 क्या ये लीप वर्ष है या नहीं है, लीप वर्ष को पता करना भी हम इसी वीडियो में समझेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे क्या जो 100 वर्ष है क्या वो अधिवर्ष है यानी कि लीप ईयर है या नहीं है, तथा 100 वर्षों में कितने साधारण और कितने अधिवर्ष होते हैं, साथ में इसमें कितने विषम दिन भी होते हैं, तो ये भी हम पता करेंगे। ओके, सो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है एसएससी ट्रेनर, जहां पर हम आपको ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, बहुत सारी नॉलेज आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मान लो अगर डेट लिखा हुआ है तो इसका मतलब तारीख होगा, डे होगा तो इसका मतलब दिन या बार होता है, वीक होता है तो इसका मतलब सप्ताह या फिर आप उसे हफ्ता भी बोलते हैं, या फिर अगर मंथ लिखा हुआ तो उसे आप महीना या फिर माह भी बोलेंगे। सेंचुरी लिखा हुआ है तो उसका मतलब शताब्दी होता है। अगर ईयर लिखा हुआ तो इसका मतलब वर्ष होता है, और ऑर्डिनरी ईयर लिखा हुआ तो इसका मतलब साधारण वर्ष होता है। लीप ईयर का मतलब अधिवर्ष या फिर आप उसे लीप वर्ष इस प्रकार से भी हिंदी में ही बोलते हैं। क्लियर है। इसी प्रकार से अगर इंग्लिश में ऑड डेज बोलेंगे तो इसका मतलब विषम दिन होगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, चाहे आप हिंदी में पढ़ रहे हो चाहे आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो। अब मान लो हमारे पास एक तारीख है जो कि आज की तारीख है 10 जनवरी 2023। तो आखिर तारीख हमें क्या बोलती है वो आप समझो कि ये जो 10 है ना, 10 असलियत में आपका एक डेट होता है। 10 क्या होता है? डेट होता है। तो 10 क्या है आपका? ये डेट है यानी कि एक तारीख है। इसी प्रकार से ये जो जनवरी है, जनवरी क्या है? जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो या दिसंबर हो, ये 12 महीने होते हैं। क्या होते हैं? ये महीने होते हैं यानी कि माह होता है, ये होता है आपका मंथ। इसी प्रकार से यहां पर जो आपका लिखा हुआ है 2023, असलियत में ये 2023 एक वर्ष होती है, लेकिन ये एक सेंचुरी से मिलकर बनी होती है। यहां पर जो आपका ये 20 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेंचुरी। सेंचुरी यानी कि शताब्दी। असलियत में यहां जो 20 है क्योंकि वो शताब्दी है, और शताब्दी यानी कि सेंचुरी, और सेंचुरी का मतलब आप जानते क्या होता है, क्रिकेट आप देखते होंगे, सेंचुरी का मतलब होता है शतक। तो यानी कि अगर हम बोल रहे हैं 20 सेंचुरी तो इसका मतलब ये है कि ये 20 नहीं है बल्कि इसके पीछे 2 और जीरो हैं जो कि 100 वाले होंगे, तब जाकर ये 20 सेंचुरी कहलाएगी। सेंचुरी आप यानी कि शताब्दी अपने आप में ही 100 होता है, समझ रहे हो। सेंचुरी का मतलब ही शतक होता है। तो अगर कहीं लिखा हुआ है 19वीं शताब्दी या 19 सेंचुरी तो इसका मतलब क्या है? 1900। ये बात आप समझ लो। क्लियर है। यहां पर जो 23 लिखा हुआ है वो आपका सिंपल ईयर होता है जिसे आप वर्ष बोलते हैं हिंदी में। क्लियर है। तो ये चीज आपको आती भी होगी। बहुत जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां पर कुछ चीजें हमने यहां पर लिखी हुई है। देखिए, ऑर्डिनरी ईयर मैंने आपको बताया क्या होता है हिंदी में, उसे बोलते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष जैसे कि अभी मान लो आपका 2023 चल रहा है कि 2023 एक साधारण वर्ष है यानी कि ऑर्डिनरी ईयर है जिसके अंदर 365 दिन होते हैं। तो कोई भी साधारण वर्ष हो उसमें 365 दिन होते हैं टोटल। क्लियर है। 12 महीनों में जो दिन आते हैं 365 दिन होते हैं। इसी प्रकार से एक अधिवर्ष यानी कि लीप ईयर में या फिर लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष यानी कि अधिवर्ष में एक दिन ज्यादा होता है। क्लियर है। अब जो लीप वर्ष क्या होगा, आने वाला जो लीप वर्ष होगा वो होगा हमारा 2024। 2024 जो हमारा अगला साल होगा वो हमारा एक लीप ईयर होगा। क्लियर है। उसमें हमारे टोटल 366 दिन होंगे। इसी प्रकार से एक सप्ताह या फिर आप इसे हफ्ता भी बोलते हैं या फिर इसे इंग्लिश में वीक भी बोलते हैं, एक सप्ताह में टोटल 7 दिन होते हैं। ठीक है। और वो 7 दिन किस प्रकार से होते हैं वो आपके नीचे लिखे हुए हैं। सप्ताह का जो पहला दिन माना जाता है वो हमेशा सोमवार माना जाता है। क्लियर है। सप्ताह का जो पहला दिन होता है वो सोमवार माना जाता है ना कि संडे माना जाता है, इस बात को याद रखिएगा। और आखिरी दिन जो होता है उसे रविवार बोलते हैं। अब यहां पर कुछ मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं। मान लो अगर आप सोमवार की बात कर रहे हैं तो सोमवार को हम 1 से डिनोट करेंगे। डिनोट का मतलब यह है कि 1 से प्रदर्शित करेंगे, 1 को हम सोमवार मानेंगे। समझ रहे हो हिंदी में। इसी प्रकार से अगर मान लो अगर मंगलवार की हम बात करें तो वहां पर हम 2 को मंगलवार मानेंगे। मान लो कहीं हम लिखा हुआ है 2 और मैं आपसे बोलूं कि दूसरे नंबर पर कौन सा दिन आता है तो आप बोलेंगे मंगलवार आता है सर। समझ लो। तो इस प्रकार से 2 का मतलब मंगल है, 3 का मतलब बुध है, 4 का मतलब गुरु है, 5 का मतलब शुक्रवार है, और सैटरडे यानी कि शनिवार आपका 6 होता है। इसी प्रकार से संडे जो होता है उसे असलियत में हम 0 मानते हैं, लेकिन अगर आप कहीं 7 से भी इसको यूज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। क्लियर है। तो 0 या 7 आपका रविवार होता है। बढ़ते जल्दी से आगे। यहां पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है साधारण वर्ष का पहला जो दिन होता है यानी कि 1 जनवरी वाला जो दिन होता है, न्यू ईयर वाला जो दिन होता है, और अंतिम दिन जो होता है यानी कि 31 दिसंबर वाला जो दिन होता है वो दोनों समान होते हैं।
अभी किस प्रकार से होंगे वो आपको बाद में समझ में आ जाएगा, लेकिन आप ये बात समझ लो कि अगर एक नॉर्मल ईयर है जैसे कि 2023 है, जो लीप ईयर नहीं है, तो साधारण वर्ष अगर है तो उसका जो पहला दिन होगा और जो उसका अंतिम दिन होगा वो एक जैसे होंगे। क्लियर है? इसी प्रकार से मान लो अगर लीप ईयर है, अधिवर्ष है, तो उसका जो पहला दिन होगा, मान लो पहला दिन उसका मंगलवार है, तो उसका अंतिम दिन जो होगा वो बुधवार होगा, यानी कि एक आगे, क्योंकि मंगलवार क्या मतलब होता है, मंगलवार का मतलब 2 होता है और बुधवार का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो 2 से 3 में कितना अंतर है, 1 का ही तो अंतर है, क्योंकि अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं, वही साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो यहां से ही पता चल रहा है कि साधारण वर्ष से लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष में एक दिन ज्यादा ही तो होता है। तो अगर लीप ईयर में पहला दिन मंगलवार होगा तो अंतिम दिन बुधवार होगा, अगर पहला दिन सोमवार होगा तो अंतिम दिन मंगलवार होगा, यानी कि एक दिन ज्यादा होगा। क्लियर? इसी प्रकार से आगे पढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ एक साधारण वर्ष की फरवरी में 28 दिन होते हैं, ठीक है, और अगर कोई लीप ईयर है तो उसकी फरवरी में 29 दिन होते हैं। यहां पर अगर आप ध्यान देंगे, मैंने आपको बोला कि एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, एक दिन ज्यादा होता है, तो वो जो एक दिन ज्यादा होता है ना वो फरवरी में जुड़ जाता है, 28 में एक जुड़ जाता है और वो 29 तारीख हो जाती है। ठीक है, तो कभी भी लीप ईयर की बात हो रही है तो फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं, और अगर साधारण वर्ष है तो उसमें 28 दिन होंगे फरवरी में। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो बहुत बार हमने अधिवर्ष, लीप ईयर, लीप वर्ष ये शब्द बोल लिया, लेकिन आखिर ये होता क्या है वो आप समझ लो। देखिए, लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है, ये बात आप समझ लो। लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 2024 जो होगा वो आपका एक लीप ईयर होगा, तो इसमें आप 4 जोड़ लो। ठीक है, इसमें अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 2028 जो होगा वो अगला लीप ईयर होगा। इसी प्रकार से 2032 जो होगा वो अगला लीप ईयर होगा। हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। या जो 2028 है वो लीप ईयर है या नहीं है, ये अगर आपको पता करना हो तो जिस भी वर्ष का आपको पता करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, तो उसमें आपको 4 से भाग देना होगा, साथ में आपको 100 से भी भाग देना होगा, साथ में आपको 400 से भी भाग देना होगा। जब कोई वर्ष इन तीनों नंबरों से 4 से 100 से और 400 से पूरी कट जाती है, यानी कि पूरा भाग चला जाता है, यानी कि शेष में आपके पास कुछ नहीं बचता या फिर 0 बचता है, तो वह वर्ष लीप ईयर या फिर अधिवर्ष कहलाता है। लीप वर्ष में हमेशा 366 दिन होते हैं और फरवरी माह में यानी कि फरवरी के महीने में एक दिन ज्यादा हो जाता है, यानी कि 29 दिन हो जाते हैं। तो यहां पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, क्या जो 2023 है वो एक लीप ईयर है? तो पता करने के लिए सिंपल सा तरीका ये है कि 2023 आप यहां पर लिखिए, जिसमें से लास्ट के 2 अंकों को आप उठाइए और 4 से भाग दे दीजिए। 23 का अगर आप 4 से भाग देंगे तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, 4 पंजे 20 होते हैं, तो बचेगा आपके पास क्या, 3। तो यहां पर अगर रिमाइंडर में कुछ भी बच जाता है, जैसे कि यहां पर 3 बच गया, तो यहां पर अगर आपका 0 आ जाता तब ही वो लीप ईयर होता। अगर यहां पर 0 नहीं आया, जैसे कि यहां पर आपका 3 आया है, तो वो आपका नॉन लीप ईयर है, यानी कि वो ऑर्डिनरी ईयर है, वो लीप ईयर नहीं है। तो 2023 एक लीप ईयर नहीं है। इसी प्रकार से 1994 जो है, क्या वो एक लीप ईयर है या नहीं है, तो वो भी आप चेक कर लीजिए। 1994 और 94 को आप 4 से भाग कर दीजिए इस प्रकार से, तो 4 दूनी 8, बचा क्या आपका 1 और 4 आपका यहां पर उतर गया, तो 4 तिया 12, यहां पर आपके 2 बच जाएंगे। तो रिमाइंडर में 0 के अलावा जो भी बचता है उसका मतलब यह है कि वो जो वर्ष है वो आपका लीप ईयर नहीं है। तो 1994 भी आपका एक लीप ईयर नहीं है। इसी प्रकार से 2024 का एक लीप ईयर है, तो बिल्कुल है। अगर आप 24 देखेंगे, 6 चौक 24 होता है, पूरा कट जाएगा, तो यानी कि ये एक लीप ईयर है। इसी प्रकार से 2024 से पहले किस वर्ष के फरवरी माह में 29 दिन होंगे, यानी कि 2024 से पहले कौन सा ऐसा वर्ष आया था जो कि लीप ईयर था। तो 2024 से 4 साल आप कम कर लो, यानी कि 2020 में, तो 2020 में आपका 29 दिन आए थे इससे पहले। इसी प्रकार से 2000 जो है, क्या वो एक लीप ईयर है या नहीं है, तो वो पता करना भी बहुत सिंपल है। सो अगर आप 2000 का 4 से भाग देंगे तो वो 5 बार चला जाएगा, यानी 500 बार चला जाएगा, तो रिमाइंडर में आपका क्या बचेगा, 0 बचेगा। अभी तक तो ठीक है, ये एक लीप ईयर है। इसी प्रकार इसी 2000 का अगर आप 100 से भाग देंगे तो वो भी चला जाएगा। देखिए, 100 से अगर आप भाग देंगे तो वो भी 20 बार चला जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, अभी भी आपके पास 0 बचेगा। लेकिन इस 2000 को आप 400 से भी तो भाग करके देखेंगे, तो 2000 को अगर आप 400 से भाग देंगे तो वो भी हो जाएगा। देखिए, 5 बार ये चला जाएगा, 0 से 0 कट गया, 4 पंजे 20 हो गया, तो ये भी पूरा चला गया, तो रिमाइंडर आपके पास यहाँ भी 0 बचा। तो तीनों बार आपका रिमाइंडर बच रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका क्या है, एक लीप वर्ष है। 2000 एक लीप वर्ष होता है। साथ में जो आपकी 2000 है वो 20वीं सेंचुरी भी है, ये बात याद रखिएगा। इसी प्रकार से 1900 क्या एक लीप वर्ष है या नहीं है, पहले तो यहाँ पर मैं निशान लगा दूं कि 2000 जो वो एक लीप वर्ष है, लेकिन क्या 1900 एक लीप वर्ष है, वो आपको चेक करना होगा। तो अगर आप इसे 4 से भाग देंगे तो ये पूरा चला जाएगा 475 बार, और रिमाइंडर में अब भी आपके पास 0 ही आएगा। तो क्या ये लीप ईयर हो गया?
लेकिन नहीं, आप यहाँ पर अभी और चेक करो। अगर आप 1900 को 100 से भाग देकर और देखेंगे, क्योंकि आपको 4 से, 100 से और 400 से, तीनों से भाग देकर देखना है। अगर तीनों से ही 0 आता है तभी वो एक लीप ईयर होगा। क्लियर है? तो 0 से 0 कट गया आपका, और 1 से 19 बार चला जाएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? यहाँ पर भी 0 बचेगा। लेकिन क्या अभी ये एक लीप वर्ष है? बिल्कुल नहीं। अभी आप एक बार और चेक करो, 1900 को अभी आपको 400 से और भाग देकर देखना है। तो आप 400 से और भाग देकर देखिए, 0 से 0 कट गया, बिल्कुल कट गया। 4 से क्या 19 कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। 4 चौक 16 होता है, 3 आपका रिमाइंडर में बच जाएगा। यहां पर अभी आपका 0 नहीं आया। अगर ये तीनों में 0 आ जाता तभी ये एक लीप वर्ष होता। इसका मतलब क्या है? यहां पर आप पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 2000, 2400 ये सब लीप ईयर होते हैं, लेकिन 1800, 1900, 2100, 2200, 2300 ये और 2500 ये सब लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 400 से भाग नहीं हो सकते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। आगे हमारा यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, कोई भी बार हो 7 दिनों के बाद वो दोबारा जरूर आता है। जैसे कि मान लो अगर आपके पास आज सोमवार है, आज के दिन आपका सोमवार है, तो आने वाले 7 दिन बाद भी सोमवार ही होगा, और उसके आने वाले 7 दिन बाद भी सोमवार ही होगा। अगर आप उसके भी 7 दिन आगे जाएंगे तो भी सोमवार ही होगा। यानी कि एक सप्ताह बाद एक बार अपने आप को रिपीट करता है, मतलब एक बार खुद को एक सप्ताह में दोहराता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यहां पर सबसे पहले हमने ये जाना था कि एक साधारण वर्ष, जिसे आप ऑर्डिनरी ईयर भी बोलते हैं, उसमें 365 दिन होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहां पर सप्ताह की, तो 365 दिन में आपके 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। साथ में एक दिन आपका बच जाता है जो कि सप्ताह से बाहर होता है। इसी प्रकार से एक लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, जिसमें आपके 52 सप्ताह होते हैं, 52 आपके वीक्स होते हैं, साथ में यहाँ पर 66 होता है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आपके 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। तो ये जो आपके एक्स्ट्रा दिन है ना, 1 और 2, इन्हीं को आप क्या बोलते हैं? इन्हीं को आप ऑड डेज या फिर विषम दिन बोलते हैं। अभी और समझेंगे आगे। अच्छा, तो ये विषम दिन क्या होता है? ये बहुत जरूरी है, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। बिना विषम दिन के आप कैलेंडर के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो विषम दिन बहुत जरूरी है जानना। एक बार नहीं, 2 बार रिपीट करके देख लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, रट लो, कुछ भी करो, लेकिन आपको विषम दिन निकालना जरूरी है, आना। देखिए विषम दिन क्या होता है वो आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं मैं। विषम दिन का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा दिन। ठीक है? एक एक्स्ट्रा दिन को ही आप विषम दिन बोलते हैं। एक हो, चाहे वो 2 दिन एक्स्ट्रा हो, चाहे वो 4 दिन हो, चाहे वो 100 दिन एक्स्ट्रा हो, बस वो एक्स्ट्रा दिन होने चाहिए। क्लियर है? अब विषम दिन अगर आपको पता करना है, प्राप्त करना है, तो हमेशा आपको 7 से भाग देना होता है। अब ये 7 से ही क्यों भाग देना है? 7 से इसलिए भाग देना है क्योंकि 7 का ही आपका वीक होता है, सप्ताह होता है। क्लियर है? तो 7 से आपको हमेशा भाग देना है। 7 से जब आप भाग देंगे, यहां पर लिखा हुआ है, और जो भी शेष, या फिर आप उसे शेषफल बोलते हैं या फिर आप उसे रिमाइंडर बोलते हैं, जो भी शेषफल आपके पास आएगा उसी को आप ऑड डेज या फिर आप उसे विषम दिन कहते हैं। क्लियर है? तो विषम दिन एक महीने में भी हो सकते हैं, एक वर्ष में भी हो सकते हैं, एक शताब्दी में भी आपको पता करने हो सकते हैं। अभी हम एंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। अभी इसका जो फॉर्मूला होता है वो एकदम सिंपल होता है। टोटल नंबर ऑफ डेज, चाहे वो आपके महीने में हो, चाहे वो वर्ष में हो, चाहे वो शताब्दी हो, यानी कि दिनों की कुल संख्या, चाहे वो महीने, वर्ष या शताब्दी में हो, सभी को आपको 7 से ही भाग देना है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं कि जनवरी माह में 31 दिन होते हैं, है ना? 31 ही तो होते हैं। तो जनवरी माह में कितने विषम दिन होते हैं? ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट का क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बात बताई, पीछे आप देखेंगे अगर, तो यहां पर मैंने क्या बताया? दिनों की कुल संख्या बटे 7, चाहे वो दिनों की संख्या महीने की हो, वर्ष की हो, और शताब्दी के लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मूला लगता है, लेकिन अभी आप रुक जाइए। ठीक है? तो महीने पे अभी आप ध्यान दीजिए। यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है कि ऑड डेज इन, सॉरी आगे बढ़, हाँ यहां पर मैंने लिखा हुआ है ऑड डेज इन मंथ। अभी हम मंथ की बात कर रहे हैं। ठीक है? शताब्दी के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला अलग हो जाता है। तो अगर आप महीने की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमारा लिखा हुआ जनवरी महीना, और उसमें टोटल कितने दिन होते हैं? 31 दिन। यहां पर लिखा भी हुआ है, हो सकता है ना भी लिखा हो, क्योंकि पता ही है जनवरी में 31 ही दिन होते हैं, तो वो जरूरी नहीं है वो यहां पर लिखे। ठीक है? तो कितने दिन होंगे? जितने दिन होंगे उतने आप यहां लिख लेंगे, 31 दिन होंगे। 7 से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है? तो 31 को आप 7 से डिवाइड कीजिए, 7 या 21, 7 चौक 28, 4 बार चला गया। रिमाइंडर में कितना बचा? कितने बचे यहां पर? आप 7 चौक 28, और 31 और 28 में कितने का अंतर है? 3 का अंतर। तो रिमाइंडर में आर यहां पर लिख देता हूं। आर का मतलब क्या है? रिमाइंडर है। रिमाइंडर यानी कि शेष या फिर शेषफल। तो यहां पर कितना बचा? 3 बचा। तो जनवरी माह में कितने विषम दिन होंगे? जनवरी माह में 3 विषम दिन होंगे, 3 ऑड डेज होंगे। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, जितने भी दिन होंगे उनको आपको 7 से डिवाइड कर देना है, और जो भी शेष बचता है वही आपका विषम दिन कहलाता है। इसी प्रकार से जून माह में कितने विषम दिन होते हैं? देखिए जून में कितने दिन होते हैं पहले आपको ये पता होना जरूरी है। जून में आपके 30 दिन होते हैं, तो 30 को आप 7 से डिवाइड कर दो, 7 चौक 28 होते हैं। बचेगा क्या आपके पास? रिमाइंडर में 2 बचेगा। तो जून माह में विषम दिन 2 होते हैं।
क्लियर है। इसी प्रकार से आगे बढ़िए, फरवरी माह में कितने विषम दिन होते हैं, यहां पर थोड़ा सा ट्रिकी है। जब भी आप फरवरी माह की बात करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि कौन से वर्ष में आप फरवरी माह के दिन को चेक कर रहे हैं। क्या वो वर्ष आपका लीप ईयर है, क्या वो वर्ष आपका साधारण है। अगर वो वर्ष आपका साधारण होगा तो फरवरी माह में 28 दिन होंगे, अगर वो वर्ष आपका लीप ईयर होगा तो फरवरी माह में आपके 29 दिन होंगे। मान लो अभी आपका वर्ष साधारण है तो यानी कि उसमें 28 दिन है, तो इसको भी आपको 7 से डिवाइड करना है। अगर वो लीप ईयर है तो इसमें भी आपको 7 से ही डिवाइड करना है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 7 चौक 28, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, यहां पर 0 बचेगा। इसी प्रकार से यहां पर देखिए 7 चौक 28, तो यहां पर क्या बचेगा आपके पास शेष, यहां पर आपके पास 1 बचेगा। सो कहने का मतलब यह है कि अगर साल आपका नॉर्मल है, साधारण है, ऑर्डिनरी ईयर है, तो उसमें आपका 0 विषम दिन होता है। फरवरी में आपका 0 विषम दिन होगा। लेकिन अगर आपका साल जो है वो एक लीप ईयर है, अधिवर्ष है, तो हमेशा फरवरी में 1 विषम दिन होगा एक्स्ट्रा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है, आप चाहें तो यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप यहां पर चाहें तो नोट कर सकते हैं। देखिए जनवरी में 31 दिन होते हैं, 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे 7 चौक 28, 3 दिन बचते हैं, तो 3 ऑड डेज होते हैं जनवरी में। इसी प्रकार से यहां पर पूरा लिस्ट लिखा हुआ है। अगस्त और जुलाई पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा, अगस्त और जुलाई दोनों में 31 दिन होते हैं, तो दोनों में ही 3-3 विषम दिन होंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी हमने क्या किया कि महीने में कितने विषम दिन होते हैं ये हमने पता कर लिया। अब हमें ये पता करना है कि एक साल में कितने विषम दिन होते हैं, वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं। अब यहां पर आपको पता होगा 2 प्रकार के आपके पास साल होते हैं, एक तो होता है साधारण वर्ष, एक होता है आपका अधिवर्ष, यानी कि एक ऑर्डिनरी ईयर और एक आपका लीप ईयर। देखिए आपको पहले से ही पता है कि एक ऑर्डिनरी ईयर यानी कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। क्लियर सी बात है। इसी प्रकार एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं, एक अधिवर्ष में आपके 366 दिन होते हैं। क्लियर। अब सिंपल सी बात है, मैंने आपको क्या बोला कि टोटल नंबर जितना भी हो उसको आपको 7 से डिवाइड करना है। और याद रखिएगा 7 से डिवाइड आपको सिर्फ और सिर्फ वर्षों में और महीनों में करना है। शताब्दी के लिए फॉर्मूला अलग है, वो मैं भी आपको आगे बताऊंगा। तो यहां पर अभी हम वर्ष की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी आपको 7 से ही डिवाइड करना है। तो अगर आप 7 से डिवाइड कर देंगे टोटल, तो आपके पास एक शेष बचेगा, ये पक्की बात है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 52 हफ्ते होते थे और एक दिन ज्यादा होता था, तो वो जो एक्स्ट्रा दिन था वही आपका क्या था, एक ऑड डे था। तो जब आप 7 से डिवाइड करेंगे 365 को, तो आपके पास एक शेष बचेगा। इसी प्रकार से अगर आप 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर में 2 बचेगा। तो एक साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है, वहीं एक अधिवर्ष या लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। ये आपको हमेशा पता होना चाहिए और ये आप रट लीजिए, क्योंकि ये चेंज कभी नहीं होगा। साधारण वर्ष में हमेशा 365 दिन ही होंगे और एक लीप ईयर में हमेशा 366 दिन ही होंगे। तो ये आप रट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप सबसे पहले ये समझ लीजिए ऑड डेज इन सेंचुरी। ठीक है, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, शताब्दी में विषम दिन आपको पता करना है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से समझो, क्योंकि आप जब ये ऑड डेज में सेंचुरी निकालना सीख गए तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन कैलेंडर के सॉल्व होने लग जाएंगे। एसएससी जीडी वगैरह के क्वेश्चन तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है, तो इसको आप बहुत जरूरी समझो, थोड़ा सा फॉर्मूला यहां पर चेंज होता है। देखिए सेंचुरी का अपने आप में ही मतलब क्या होता है, शतक होता है, चाहे वो कोहली का हो या फिर आपका अभी आजकल तो स्काई मार रहा है यानी कि सूर्य कुमार यादव मार रहा है। तो शतक जिसका भी हो, शतक का मतलब हमेशा 100 होता है। शताब्दी का मतलब क्या होता है, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, हमेशा 100 होता है। अब देखिए अगर हम बात करेंगे पहली शताब्दी की तो वो आपका 100 हो जाएगा, दूसरी शताब्दी वो आपका 200 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे 20वीं शताब्दी तो वो आपका 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 20वीं शताब्दी होगी। अगर आपसे बोले 19वीं शताब्दी 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 19वीं शताब्दी। तो इस प्रकार से आपके शताब्दी होती है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोटल दिन कितने होंगे। क्लियर है, तो टोटल दिन पता करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए 100 यानी कि पहली शताब्दी 100। क्लियर है, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ 100 साल। अब 100 साल आपके गुजर चुके हैं, मान लो आपके 100 साल गुजर चुके हैं आज से। अब 100 सालों के अंदर ऐसे कई साल आए होंगे, क्योंकि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, एक अधिवर्ष आता है। तो ऐसे ना जाने कितने लीप ईयर आए होंगे, ये आपको पता करना है कि एक 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर आते हैं। तो लीप ईयर को पता करने का तरीका आपको पता है, 100 क्या आप 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 25 चौका 100 होते, तो आप बोलेंगे भैया 25 जो है ना इस 100 के अंदर लीप ईयर आएंगे, है ना। 25 जो है इस 100 के अंदर लीप ईयर आएंगे, लेकिन नहीं, 25 जो है वो 100 के अंदर लीप ईयर नहीं होते, बल्कि 24 होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टीचर क्या बोलते हैं, सिंपल ये बोलते हैं कि 25 में से एक कम कर दो। नहीं, एक कम नहीं करना है, करना तो है लेकिन रटना नहीं है, एक कम नहीं करना। समझ रहे हो, किस प्रकार से यहां पर 24 आया वो आप समझो। कम तो देखो भाई रट लोगे आज, कल हो सकता है आप भूल जाओ, आप 25 लिखे आओ या 25 के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तो वो आपका गलत हो जाएगा। समझ रहे हो, अगर आप ये भूल गए कि -1 करना था तो क्वेश्चन आपका वहीं खराब हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट को समझो कि 24 आखिर क्यों आया। अगर आप 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास 25 निकल कर आता है। इसका मतलब यह है कि 25 लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन फिर भी 24 आएगा। क्यों आएगा,
क्योंकि आपको हमेशा पता है कि सिर्फ 4 से ही डिवाइड नहीं करना। यहाँ पर देखिए आप 100 को आपने 4 से डिवाइड किया, 25 चला गया, रिमाइंडर आपके पास 0 बचा, यानी कि वो एक लीप ईयर है, आपने मान लिया। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक आपका ठीक है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि एक लीप ईयर वो होता है जो कि आपका 100 से, 4 से और 400 से भी डिवाइड हो जाए। तो अगर आप इसे 100 से डिवाइड करेंगे तो भी वो एक बार चला जाएगा, तो यहां पर भी आपका रिमाइंडर 0 बचेगा। और रिमाइंडर 0 का मतलब होना ये होता है हमेशा कि वो एक लीप ईयर है। तो इसका मतलब अभी भी ये लीप ईयर है। लेकिन नहीं, अभी आप यहां पर रुको, अगर आप इस 100 को 400 से डिवाइड करेंगे क्या ये चला जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? ये जो 100 है वो अपने आप में एक सेंचुरी तो है, लेकिन वो एक लीप ईयर नहीं है। तो हम जब 100 को 4 से डिवाइड करके 25 लेकर आ रहे हैं, वो हम उसमें क्या कर रहे हैं कि 100 को भी गिनती कर रहे हैं, लेकिन 100 असलियत में एक सेंचुरी है, एक लीप ईयर नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो 100 एक लीप ईयर नहीं है बल्कि एक सेंचुरी है। तो इसका मतलब क्या है कि हम 25 की जगह 24 ही मानेंगे। तो यहां पर आपको बात समझ में आ गई क्यों हम 25 की जगह 24 मान रहे हैं, क्यों हम 25 में से एक कम करके 24 लिखते हैं, क्योंकि 100 जो है वो अपने आप में एक लीप ईयर नहीं होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि 100 वर्षों के अंदर, 100 वर्षों के अंदर, छोटा सा टैबलेट है मेरे पास तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है, माफ कीजिएगा, आप राइटिंग समझ लीजिएगा। 100 वर्षों के अंदर कितने लीप वर्ष होंगे मेरे भाई? अधिवर्ष होंगे, 24 होंगे। अगर 100 वर्षों के अंदर 24 लीप ईयर थे तो बचे हुए कितने दिन होंगे? 76 जो होंगे वो आपके एक ऑर्डिनरी ईयर होंगे, यानी कि साधारण दिन होंगे, और जो 24 होगा वो आपका लीप ईयर होगा। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे 200 वर्षों की, तो 200 वर्षों में कितने होंगे? सिंपल सी बात है, अगर 100 वर्षों में 24 थे तो 200 वर्षों में आपके 24 की मल्टीप्लाई आप 2 में कर दीजिए, तो बचे कितने? 48 बचे। तो 48 आपके लीप ईयर होंगे 200 के अंदर। बचे हुए 152 जो साल होंगे वो आपके एक ऑर्डिनरी ईयर होंगे। इसी प्रकार से जो 300 होंगे, 300 में आपको सिंपल करना क्या है? 24 की आपको 3 में गुणा कर देनी है, क्योंकि 100 साल में 24 होते थे, तो 300 साल में 24 की गुणा 3 में कर दीजिए, सिंपल सी बात है। लेकिन याद रखिएगा ये जो 300 है ना, ये भी आपका 400 से डिवाइड नहीं होगा। ये जो आपका 200 है ये भी 400 से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 72 जो है वो आपके लीप ईयर हो गए 300 सालों के अंदर, और 228 जो है वो आपके क्या हो गए? ऑर्डिनरी ईयर हो गए 300 सालों के अंदर। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं 400 सालों की, तो यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका चेंज हो जाता है। यहां पर देखिए सिंपल सी बात है, अगर 100 सालों के अंदर 24 लीप ईयर थे तो आप 400 सालों के अंदर कितना होगा? 24 की गुणा आप 4 में कर देंगे, ठीक है। तो 4 चौक 16 का 6 बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी कि 96 जो होंगे वो 400 सालों में लीप ईयर होंगे। क्या आप यहां पर सही समझेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 400 जो है वो मेरे भाई देखिए 400 जो है वो देखिए 4 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, 400 जो है वो 100 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, 400 जो है वो 400 से भी डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, यानी कि ये आपका एक लीप ईयर है। तो जब हम बात कर रहे थे 100 की, तो वहां पर हम 100 को काउंट नहीं कर रहे थे लीप ईयर में, 200 को हम काउंट नहीं कर रहे थे लीप ईयर में, 300 को काउंट हम नहीं कर रहे थे लीप ईयर में, लेकिन यहां पर 400 काउंट होगा आपका लीप ईयर में। तो इसका मतलब क्या है? 96 में एक और साल जोड़ेगा, तो टोटल कितने आपके लीप ईयर होते हैं 400 सालों में? 97 लीप ईयर होते हैं, और बचे हुए 303 साल आपके ऑर्डिनरी ईयर्स होती है। तो अब आपको ये पता चल गया कि 100 वर्षों के अंदर आपके 24 जो होते हैं वो तो आपके लीप ईयर होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर 366 दिन होते हैं, और जो आपके ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं यानी कि जो साधारण वर्ष होते हैं वो आपके 76 होते हैं। अब एक बात मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि एक साधारण वर्ष के अंदर यानी कि एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर, एक साधारण वर्ष के अंदर टोटल जो होते हैं वो 365 दिन होते हैं। अब अगर ये पता करें आपकी ऑर्डिनरी ईयर में यानी कि साधारण वर्ष में कितने आपके ऑड डेज होते हैं यानी कि एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, तो उसके लिए आपको 7 से डिवाइड करना होगा। अगर आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, बशर्ते एक जो है वो आपका रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि एक आपका शेषफल बचेगा। तो क्लियर सी बात है कि एक ऑर्डिनरी ईयर में, एक साधारण वर्ष में एक आपका एक्स्ट्रा दिन होता है यानी कि एक आपका ऑड डेज होता है। तो 76 वर्षों में कितना होगा? देखिए हर साल में एक ऑड डेज होगा, तो 76 वर्ष में 76 ऑड डेज होंगे। क्लियर बात है ना, हमें विषम दिन ही तो पता करने हैं। इसी तरीके से मैंने आपको यह भी बताया था कि एक लीप ईयर में 2 दिन आपके एक्स्ट्रा होते हैं, क्योंकि यहां पर 366 होता है। अगर आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके रिमाइंडर में क्या बचेगा? रिमाइंडर में आपका 2 बचेगा, 2 आपका शेषफल होगा, और जो आपका शेषफल होता है, जो रिमाइंडर होता है, उसी को आप ऑड डेज बोलते हैं। तो 24 लीप ईयर में कितने ऑड डेज होंगे? सिंपल सी बात है, 24 की आप 2 में मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 48 आपके क्या होंगे? आपके ऑड डेज होंगे 100 वर्षों के अंदर। अब आपको करना क्या है? 48 और 76 को आप ऐड कर दीजिए, वो आपका बनकर आएगा 124।
अब क्लियर सी बात है कि 124 तो आपके ऑड डेज हो नहीं सकते, क्योंकि देखिए ऑड डेज जो है वो आपके हमेशा या तो कम से कम 0 होंगे या ज्यादा से ज्यादा 6 होंगे। 124 120 ऐसे नहीं हो सकते। तो करना क्या है, अभी इसको आप ऑड रिड्यूस करें, तो उसके लिए आप 7 से इसको फिर से भाग दे दे। अगर आप इसको 7 से भाग देंगे तो वैसे आपका रिमाइंडर 5 बचेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से कैलकुलेट करके दिखा देता हूं। देखिए 7 से जब आप भाग देंगे तो यहां पर देखिए 7 एकम 7 जाएगा, इस प्रकार से यहां पर 5 बचेगा, यहां पर 4 आ जाएगा, ये 54 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 अट्ठे 56 होते हैं, लेकिन 7 सत्ते आपके 49 होते हैं। अब यहां पर अगर आप 54 में से 49 को माइनस करेंगे तो आपके पास शेष क्या बचेगा, 5 बचेगा। और मैंने आपको क्या बोला है कि जो भी शेष होता है वही आपका ऑड डेज होता है। कहने का मतलब ये है कि 100 वर्षों के अंदर आपके 5 ऑड डेज होते हैं और ये आगे भी आपका यूज होने वाला है। ठीक है, तो मैं यहां पर आपके लिए लिख देता हूं। देखिए अब जब हम सेंचुरी के विषम दिनों को कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर आपको 4 चीजों को याद रखना है। देखिए अगर आपके पास रिमाइंडर में 100 आता है, इस प्रकार से शेषफल अगर आपके पास 100 बचता है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि 5 दिन जो होंगे वो आपके विषम दिन होंगे, 5 क्या होंगे, ऑड डेज होंगे। ठीक है, विषम दिन होंगे। इसी प्रकार से अगर आपके पास रिमाइंडर 200 बच जाता है तो आपके पास कितने विषम दिन होंगे, आपके पास 3 विषम दिन होंगे। इसी प्रकार से अगर आपके पास रिमाइंडर 100 बचता है, सॉरी 300 बचता है, गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, अगर आपके पास रिमाइंडर 300 बचता है तो आपके पास एक ऑड दिन होगा। अगर आपके पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचता यानी कि 0 बचता है तो आपके पास 0 ही ऑड दिन होंगे। ये 4 स्टेटमेंट आप याद कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाली है। सेंचुरी में कभी भी अगर आप विषम दिन को कैलकुलेट करेंगे, अगर 100 बचता है तो 5 ऑड दिन होंगे, 200 बचता है तो 3 ऑड दिन होंगे, 300 बचता है तो 1 दिन होगा, और अगर कुछ भी नहीं बचता तो कुछ भी ऑड दिन नहीं होगा। अब क्लियर सी बात है, सेंचुरी कौन कौन सी आपके पास, एक होगी 1700 है ना, एक 1800 हो सकती है आपके पास, एक 1900 सेंचुरी हो सकती है, और अभी जो सेंचुरी चल रही है वो है आपकी 2000, तो 2000 सेंचुरी भी हो सकती है। बस आपको कैलकुलेट करने के लिए, अब सेंचुरी में विषम दिन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि सेंचुरी में हमेशा आपको 400 से भाग देना होगा। किससे भाग देना होगा, 400 से। यहां पर हम 400 से भाग दे देते हैं। क्लियर है, 0 से 0 कट गया, इधर 0 से 0 कट गया। 4 की आप अगर 20 में भाग देंगे, 4 पंजे 20 जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, 0 बचेगा। अभी आप इसे यही रहने दीजिए। 1900 को काट देते हैं, 0 से 0 कट गया, क्लियर है। 4 से आपका 19 कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16 जाएगा, 3 बचेगा, यानी कि आपके पास 300 रिमाइंडर बचेगा। अभी आप इसे रहने दीजिए, आगे बढ़ते हैं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 चौक 16 होता है, यानी कि आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा, आपके पास रिमाइंडर 200 बचेगा यहां से। क्लियर है, इसी हिसाब से यहां पर चलिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 4 चौक 16 हो गया, एक बचा आपका, यानी कि यहां पर आपका रिमाइंडर 100 आया। अब मैंने यहां पर क्या लिखा हुआ कि अगर आपके पास रिमाइंडर 100 आता है तो उसमें 5 आपके और दिन होंगे। अगर आपके पास 200 आता है तो आपके पास 3 और दिन होंगे। अगर आपके पास 300 आता है तो आपके पास 1 और दिन होगा। अगर आपके पास 0 रिमाइंडर आता है तो आपके पास 0 ही और दिन होंगे। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि 1700 सेंचुरी में कितने और दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे, तो 5 विषम दिन होंगे, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 100 आता है। इसी प्रकार से 20th सेंचुरी में कितने होंगे, 0 विषम दिन होंगे, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर आपका 0 आता है। तो ये 4 लाइनें आपको याद होनी चाहिए, और ये 4 स्टेटमेंट किस प्रकार से आए मैंने आपको अभी पीछे बता दिया। क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं अब। तो आज की इस वीडियो में हमने जो कुछ सीखा उसको हम अब यहां पर इंप्लीमेंट करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं, हालांकि बहुत प्रकार के और क्वेश्चन भी होते हैं कैलेंडर में, लेकिन उन्हें हम आने वाली पार्ट्स में, यानी कैलेंडर का पार्ट नंबर 2, 3, 4, इस प्रकार से हम उन्हें पढ़ते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो कुछ हमने कवर किया उनको हम एक एक करके यहां पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है वो आप यहां पर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि यदि 1 जनवरी 1997 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 1997 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि कौन से वर्ष की बात हो रही है। यहाँ पर 1997 की बात हो रही है। अब आप ये चेक कर लीजिए कि 1997 जो है क्या वो आपका लीप ईयर है या नहीं है। सबसे पहले आप 4 से उसको भाग दे के देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से करके दिखाता हूँ भाग को, है ना, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो 4 से अगर हम भाग देते हैं, 4 चौक आपका 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 आ जाएगा, बचेगा क्या आपका 3 बचेगा, यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 4 निम 36 होता है आपका, यहाँ पर 36 आ जाएगा, आपके पास फिर से 3 बचेगा, यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। फिर आपके पास 4 निम 36 होता है, यहाँ पर 36 होगा, बचेगा क्या आपके पास 1। अब जब ये 4 से ही पूरा भाग नहीं जा रहा, आपके पास फिर भी रिमाइंडर 1 बच रहा है, 0 नहीं बच रहा, तो सीधी सी बात है आपको 100 से भाग देकर, 400 से भाग देकर तो देखने की जरूरत है ही नहीं। सीधी सी बात यह है कि 1997 में आपका लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर में आपका 0 नहीं आया, 1 आ रहा है। ये रिमाइंडर, ये आपका लीप वर्ष नहीं है। अगर ये लीप वर्ष नहीं है तो ये एक ऑर्डिनरी ईयर है, यानी कि एक साधारण वर्ष है, जिसके अंदर कुल 365 दिन होते हैं। फरवरी 28 दिनों की होती है। बस ये चीज आपको देखनी थी। अब आपको ये पता चल गया कि 1997 में आपका एक साधारण वर्ष है, और मैंने आपको क्या बताया कि एक साधारण वर्ष का पहला दिन, यानी कि यहां पर लिखा हुआ 1 जनवरी सोमवार था, का पहला दिन और अंतिम दिन दोनों समान होते हैं। तो 31 दिसंबर 1997 को भी सोमवार ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या है,
मंडे होगा। अगर ऑप्शन होता तो यहाँ पर आपको मंडे पर टिक करना था, है ना। बहुत आसान, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि 1 जनवरी 1996 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 1996 को कौन सा दिन होगा। सिंपल सी बात है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि साल जो है वो आपका लीप ईयर है या ऑर्डिनरी ईयर है। तो 96 को आप सिंपल से भाग दे दीजिए 4 से, तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, है ना। तो आपके पास रिमाइंडर 0 आया, यानी कि ये लीप ईयर है। लेकिन अभी आप याद रखिएगा, आपको 1996 को 100 से भाग देकर भी देखना है, तो 100 से भी चला जाएगा। 1996 को आपको 400 से भी भाग देकर देखना है। अगर ये तीनों से चला जाता है और आपके पास रिमाइंडर 0 आता है, तभी वो वर्ष आपका लीप ईयर होता है, याद रखिएगा। तो 1996 आपका एक लीप वर्ष है। अब मैंने आपको ये बात बताई थी कि एक लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है और जो अंतिम दिन होता है, अंतिम दिन लीप वर्ष का पहले दिन से एक ज्यादा होता है, ठीक है। मैंने वहां पर लिखवाया था, आपको बोला था, याद कर लीजिएगा। सो अगर पहले दिन एक लीप वर्ष के सोमवार था, तो अंतिम दिन क्या होगा, सोमवार से अगला दिन होगा, यानी कि मंगलवार होगा। तो यानी कि ट्यूसडे जो होगा वो इस दिन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आया है कि यदि आज रविवार है तो आज से 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यहां पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर आपके पास लिखा हुआ है से बाद वाले जो स्टेटमेंट है, से बाद वाले जो आपके क्वेश्चन है, उस पर आपको याद रखना है। जब भी से बाद लिखा हो तो आपको सिंपल करना क्या कि जो भी आपके पास दिन दिया गया हो, जैसे कि यहां पर रविवार दिया गया है, उसमें आपको वो दिन को ऐड कर देना। लेकिन ऐसे ऐड नहीं करना, बस ऐड करना है, वो आप याद रखिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या कि देखिए 40 में कितने विषम दिन है, कितने और दिन है, उसको पता करने के लिए 7 से भाग दे दीजिए। 7 पंजा 35 होते हैं। रिमाइंडर यानी कि बचा हुआ जो बचेगा शेष, वो आपके पास 5 बचेगा। अब करना कुछ नहीं है, इस 5 में आपको ये रविवार वाला दिन जोड़ देना है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मंडे होता है वो आपका पहला दिन होता है, ट्यूसडे आपका दूसरा दिन होता है। इसी प्रकार से रविवार या तो आपका 0 वाला दिन होगा या फिर उसे आप 7 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप मान लो, अगर आप 0 लेकर चलते हैं तो आप 5 में 0 को जोड़ देंगे, ठीक है। 5 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, और 5वां दिन कौन सा होता है, शुक्रवार का, यानी कि फ्राइडे का होता है। क्लियर है। अगर आप 7 मान के चलते हैं तो 5 और 7 अगर आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 12 आएगा। अब इस 12 में आप 7 का फिर से भाग देंगे, तो यहां पर देखिए 7 एकम 7 जाएगा, फिर भी आपके पास 5 ही बचेगा, तो यानी कि फिर भी आपका फ्राइडे ही आएगा। तो अगर क्वेश्चन में से बाद दिया हुआ है और दिन दिया हुआ है, तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, जो भी आपके पास उपस्थित दिन है, जैसे कि यहां पर रविवार है, उसमें आपको 40 वाले दिन को, उसमें आपको 40 के विषम दिन को जोड़ देना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला ये बोल रहा है कि यदि आज बुधवार है तो 25 दिनों के बाद वाली यहां पर बात हो रही है, और यहां पर से लिखना मैं गलती से भूल गया था, आप यहां पर से मान लीजिए। 25 आज से 25 दिनों बाद कौन सा दिन होगा। सिंपल सी बात है, 25 दिन में कितने और दिन है वो आपको पता करना है। तो 25 के आप 7 में भाग दीजिए, 7 तिया 21, रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास, विषम दिन, यानी कि आपके पास 4 निकल कर आएंगे। बुधवार वाला दिन कौन सा होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। वेडनेसडे को आप बोलते हैं बुधवार, यानी कि तीसरा दिन आपका बुधवार का होता है। सिंपल सी बात है, 4 में आप 3 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा आपके पास, 7 आएगा। और मैंने आपको क्या बताया हुआ है, 7 हो या 0 हो, उसका मतलब क्या होता है, संडे होता है, यानी कि उस दिन आपका 25 दिनों बाद आपका रविवार होगा, है ना। एकदम आसान, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहां पर क्वेश्चन आपका थोड़ा सा फिर से चेंज हो गया। यदि मेरा जन्म मंगलवार को हुआ है तथा मेरी बहन मुझसे 72 दिन बड़ी है, याद रखिएगा यहां पर बड़ी पूछा गया है, तो मेरी बहन का जन्म किस दिन हुआ था। बहन मुझसे बड़ी है, इसका मतलब यह है कि बहन पहले पैदा हुई है, यानी कि हमें पीछे चलना है। और जब हम पीछे की बात करते हैं तो हमेशा हम माइनस करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। मेरी बहन मुझसे 72 दिन बड़ी है, यानी कि वो पहले पैदा हो गई है, तो यानी कि हमें पीछे चलना है, और पीछे चलने के लिए हमेशा माइनस करना है। इस बात को दिमाग में बैठा लो। अब यहाँ पर कितने दिन आपको दिए गए हैं, 72 दिन। सिंपल सी बात है, 72 दिन में कितने विषम दिन है ये आपको पता करना है। 7 धाम 70 हो गया, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, 2 बचेगा। और शेषफल और रिमाइंडर जो भी होता है उसको आप और दिन बोलते हैं, यानी कि विषम दिन आपके यहां पर 2 निकल कर आए। मंगलवार कौन सा दिन होता है, सोमवार आपका 1 होता है, मंगलवार आपका 2 होता है। यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि मेरा जन्म मंगल को है और मेरी बहन मुझसे 72 दिन बड़ी है, यानी कि वो पहले पैदा हुई है, हम पीछे जा रहे हैं कैलेंडर में, यानी कि यहां पर माइनस करना है। तो 2 में से अगर आप 2 को माइनस कर देंगे, इस वाली 2 में से इस वाली 2 को माइनस कर देंगे, तो आपके पास 0 आएगा। और 0 वाला दिन कौन सा होता है, संडे होता है, यानी कि वो रविवार होता है। तो रविवार वाले दिन आपकी बहन का जन्म हुआ था। बढ़ते हैं आगे। ओके, सो क्वेश्चन यहां पर है, क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा चेंज है, बस याद रखिएगा। यदि आज मंगलवार है तो आज के, यहां पर से नहीं है, आज के बात हो रही है, आज के 74 दिन बाद कौन सा दिन होगा। और जब भी वाक्य में के बाद यूज हो रहा होता है तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ देना होता है, यानी कि +1 आपको कर देना होगा। सिंपल सी बात है, यहां पर 74 की बात हो रही है, 74 में एक आप जोड़ दीजिए, यानी कि आपका 75 हो जाएगा। 75 में कितने विषम दिन है, 7 से भाग दे दीजिए।
7 दाम 70, रिमाइंडर आपके पास 5 बचेगा। और मंगलवार आपका दूसरा दिन होता है, क्योंकि सोमवार पहला होता है, मंगल दूसरा दिन होता है। तो सिंपल से करना कुछ नहीं है, इस 5 में आपको 2 जोड़ देना, आपके पास 7 आएगा। और 7 हो या 0 हो उसे आप क्या बोलते हैं, संडे बोलते हैं, रविवार बोलते हैं। तो वो दिन आपका रविवार का होगा। बढ़ते हैं आगे। अगस्त माह में कितने विषम दिन होते हैं, ये मैंने आपको बताया था अभी पीछे। अगस्त माह में कितने दिन होते हैं, पहले तो आपको ये पता करना होगा। अगस्त महीने में 31 दिन होते हैं। और विषम दिन यानी कि ऑड डेज पता करने के लिए हम हमेशा 7 से भाग देते हैं। तो 7 चौक 28, बचेगा कितना आपके पास, रिमाइंडर 3 बचेगा। और जो शेष होता है, जो रिमाइंडर होता है, उसी को आप ऑड दिन बोलते हैं। सो अगस्त माह में आपके 3 दिन विषम दिन होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा बोला कि यदि वर्ष एक लीप वर्ष है तो सितंबर में कितने विषम दिन होंगे। यहां पर सिर्फ क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है। लीप वर्ष से फर्क सिर्फ फरवरी को पड़ता है, क्योंकि उसमें आपका एक दिन जुड़ जाता है, 29 दिन हो जाते हैं। सितंबर से घंटा कुछ फर्क नहीं है, घंटा कुछ लेना देना नहीं है। तो सितंबर आपका 30 दिन का था और 30 दिन का ही रहेगा। अब आपको सिंपली करना है कुछ नहीं है, इस 30 में आपको 7 से भाग देना है। 7 चौक 28 होता है, रिमाइंडर आपका फिर से 3 ही आएगा, सॉरी 2 ही आएगा। ठीक है, 7 चौक 28, शेष आपका 2 बचेगा। तो सितंबर महीने में 2 ही विषम दिन होते हैं। बढ़ते हैं आगे। ओके, सो यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या जो 1900 है और जो 2000 है वो एक लीप वर्ष है। तो मैंने आपको बताया, देखिए क्या लीप वर्ष में हमेशा 4 से 100 से या 400 से भाग देते हैं। और ये तीनों से अगर भाग देने के बाद आपके पास रिमाइंडर यानी कि शेष फल 0 आ जाता है, तो वो वर्ष आपका लीप वर्ष कहलाता है। 4 से जब आप 2000 को भाग देंगे तो वो पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। ठीक है, 100 से अगर आप 2000 में भाग देंगे तो भी पूरा चला जाएगा। 400 से अगर आप भाग देंगे तो भी पूरा चला जाएगा। तो 2000 एक सेंचुरी है, लेकिन वो आपका एक लीप वर्ष भी है। इसी प्रकार से अगर आप 1900 पर ध्यान देंगे तो 1900 आपका 400 से पूरा भाग नहीं हो सकता है, तो इसलिए 1900 आपका लीप वर्ष नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। ओके, सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम पार्ट 2 आपके लिए लेकर आएंगे कैलेंडर का। उसमें बहुत अलग अलग प्रकार के हम क्वेश्चन जानेंगे। याद रखिएगा, हम पहले कॉन्सेप्चुअल जाएंगे, बाद में क्वेश्चन तो भाई ऑटोमेटिक फास्ट तरीके से हो ही जाते हैं, प्रैक्टिस करनी होती है। अब फालतू की चीजें मत पढ़ो, इधर उधर से ट्रिक वगैरह को मत देखो, क्योंकि हर टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा, अलग अलग ट्रिक देगा। तो एक कॉन्सेप्ट को आप समझ लो, उस कॉन्सेप्ट की मदद से आप कुछ भी समझ सकते हो, क्वेश्चन आपके सही ही सॉल्व होंगे। ट्रिक से आप गलत कर दोगे तो प्लीज लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ज्यादा से ज्यादा प्यार इस वीडियो पे दो, ताकि अगली वीडियो में आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आ जाऊं। तो प्लीज सपोर्ट करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।